नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने वाले हैं जिसने हमारे उपमहाद्वीप का नक्शा ही नहीं बल्कि उसकी रूह तक को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 1947 के विभाजन की। देखिए, आज हम सिर्फ तारीखें नहीं रटने वाले हैं, बल्कि हम उन जटिल राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक फैसलों के अंदर झांकेंगे जिनकी वजह से ये सब हुआ। तो चलिए अपनी पूरी एनर्जी और फोकस के साथ शुरू करते हैं, क्योंकि आज हम सच में ये समझने वाले हैं कि जब रातों रात सब कुछ बट गया तो असल में ग्राउंड पर क्या हुआ था। तो हमारा पहला भाग है द बिटर डॉन, यानी एक कड़वी सुबह। चलिए सीधा उस पल में चलते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ। एक ऐसा पल जिसने एक ही समय पर जश्न और मातम दोनों को जन्म दिया। अगस्त 1947 की वो सुबह शायद इतिहास की सबसे कड़वी सुबह थी। जरा उस माहौल की कल्पना कीजिए। 14 और 15 अगस्त की वो आधी रात, जब पूरी दुनिया सो रही थी, तब स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू अपना वो मशहूर भाषण दे रहे थे, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, यानी नियति से मिलन। उनकी आवाज में एक नए जीवन, एक नए सवेरे और आज़ादी की एक गजब की उम्मीद थी। दिल्ली की सड़कों पर जश्न था, आतिशबाजी हो रही थी और लोग एक खुली हवा में सांस ले रहे थे। ठीक है, चलिए अब इस बात की जरा गहराई में चलते हैं, क्योंकि यहीं पर इतिहास का सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाला विरोधाभास छिपा है। एक तरफ दिल्ली जश्न में डूबी थी, लेकिन ठीक उसी पल, जी हां बिल्कुल उसी समय, पंजाब की पटरियों पर भूतियों ट्रेनें दौड़ रही थीं। लाहौर से अमृतसर और दिल्ली से पाकिस्तान जाने वाली ट्रेनों में कोई जिंदा इंसान नहीं पहुंच रहा था। डिब्बे खून से सने हुए थे और ऐसा नरसंहार हो रहा था जिसकी हम और आप आज कल्पना भी नहीं कर सकते। आखिर आजादी की इतनी बड़ी खुशी अचानक इतनी भयानक त्रासदी में कैसे बदल गई? इसी सवाल का जवाब हमें ले जाता है भाग 2 की तरफ, सीड्स ऑफ डिवीजन, यानी विभाजन के बीच। 1947 के इस खौफनाक मंजर को समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा, क्योंकि सच तो ये है कि रातों रात नहीं हुआ था। इसके बीच दशकों की राजनीतिक उथल-पुथल में बोए गए थे। इस डेटा को देखिए। विभाजन से पहले ब्रिटिश भारत की कुल आबादी लगभग 38 करोड़ थी और ये आबादी अविश्वसनीय रूप से विविध थी। इसमें करीब 65% हिंदू, 27% मुस्लिम और 8% सिख और अन्य समुदाय थे। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि मुस्लिम आबादी मुख्य रूप से उत्तर पश्चिम और पूर्वी प्रांतों में, जैसे पंजाब, सिंध और बंगाल में बहुत ज्यादा केंद्रित थी, और यही जनसांख्यिकी आगे चलकर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली थी। अब इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। अंग्रेजों की वो मशहूर डिवाइड एंड रूल, यानी फूट डालो और राज करो की नीति, उसने महज 40 सालों में उपमहाद्वीप की एकता को कैसे खोखला कर दिया। 1905 में उन्होंने बंगाल को बांट दिया। 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बन गई। 1909 में एक ऐसा कानून आया जिसने दरार को और चौड़ा कर दिया। और फिर 1940 आते आते तो मुस्लिम लीग ने आधिकारिक तौर पर एक अलग पाकिस्तान का प्रस्ताव ही पारित कर दिया। सब कुछ एक सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा था। मैंने अभी 1909 के कानून का जिक्र किया, राइट? चलिए इसे थोड़ा और साफ करते हैं। ये पृथक निर्वाचन या सेपरेट इलेक्टोरेट्स क्या भला थी? आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसा वोटिंग सिस्टम था जहां एक धर्म का इंसान सिर्फ अपने ही धर्म के उम्मीदवार को वोट दे सकता था। मतलब मुस्लिम सीटों पर सिर्फ मुस्लिम नेता खड़े होंगे और सिर्फ मुस्लिम ही उन्हें वोट देंगे। जरा सोचिए, इस एक अकेले नियम ने समुदायों के बीच राजनीतिक सत्ता को धर्म के आधार पर बांट कर रख दिया। ये एक तरह से विभाजन की आधिकारिक शुरुआत थी। और इस पूरी कहानी में जो सबसे दिलचस्प और हैरान करने वाला ट्रांसफॉर्मेशन है, वो है मोहम्मद अली जिन्ना का। शुरुआत में जिन्ना पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष थे, कांग्रेस के सदस्य थे और उन्हें बाकायदा हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा जाता था। लेकिन फिर सियासत बदली। 1937 के चुनावों के बाद सत्ता को लेकर जो असुरक्षा और हताशा पैदा हुई, उसने जिन्ना का पूरा रुख ही बदल दिया। वही जिन्ना जो कभी एकता की मिसाल थे, बाद में द्विराष्ट्र सिद्धांत के सबसे बड़े पैरोकार बन गए और ये ऐलान कर दिया कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग राष्ट्र हैं जो कभी एक साथ नहीं रह सकते। और यहीं से हम पहुंचते हैं भाग 3 में, द पॉलिटिकल डेडलॉक। 1940 के दशक का ये वो दौर था जब प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के बीच बातचीत पूरी तरह से ठप हो चुकी थी। एक भयंकर राजनीतिक गतिरोध पैदा हो गया था। और ये बात बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्पष्ट करती है कि 1946 के चुनाव कितने अहम थे। इन चुनावों के नतीजे वाकई हैरान करने वाले थे। एक तरफ कांग्रेस ने हिंदू बहुल सामान्य सीटों पर एक तरफा जीत हासिल की
तो दूसरी तरफ मुस्लिम लीग ने 482 मुस्लिम आरक्षित सीटों में से 425 सीटें अपने नाम कर लीं। इससे एक बात तो साफ हो गई कि पाकिस्तान की मांग को जमीनी स्तर पर मुसलमानों का बहुत बड़ा समर्थन मिल चुका था। दोनों पार्टियां अपनी अपनी जगह पर अड़ गई थीं और ये एक एब्सोल्यूट ग्रिडलॉक यानी पूर्ण राजनीतिक गतिरोध बन चुका था। अब इस गतिरोध को तोड़ने और बंटवारे को टालने के लिए 1946 में एक आखिरी कोशिश की गई, कैबिनेट मिशन प्लान। इसका आइडिया क्या था? पहला, भारत को एक ही रखा जाए। दूसरा, प्रांतों को हिंदू बहुल और मुस्लिम बहुल क्लस्टर्स में बांट दिया जाए। और तीसरा, एक कमजोर केंद्र सरकार बनाई जाए जिसके पास सिर्फ रक्षा और विदेश मामले हों। सुनने में ये एक बीच का रास्ता लग रहा था और शुरुआत में दोनों पक्ष मान भी गए थे। लेकिन कांग्रेस और लीग के बीच अविश्वास इतना गहरा था कि ये प्लान भी ताश के पत्तों की तरह ढह गया। और इस प्लान के फेल होने का अंजाम बहुत ही खौफनाक था। 16 अगस्त 1946 भारतीय इतिहास का एक बेहद काला दिन। जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे का आह्वान किया। जो राजनीतिक गतिरोध बंद कमरों में था, वो अब नंगी तलवारों के साथ सड़कों पर आ गया। कैलकाटा में जो कुछ हुआ उसे सोचकर आज भी रूह कांप जाती है। महज 72 घंटों के अंदर 5000 से ज्यादा लोग सड़कों पर मारे गए। अब यह बिल्कुल साफ हो चुका था कि भारत का एक रहना अब लगभग असंभव है। भाग 4, ड्रॉइंग द लाइन। इतनी हिंसा और प्रशासनिक घुटन के बीच अंतिम ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन भारत आते हैं और अब काम था इस देश को फिजिकली चीरने का। आइए देखते हैं कि यह बंटवारा कितनी जल्दबाजी और बेरहमी से किया गया। इस नंबर को देखिए, सिर्फ 5 हफ्ते। मतलब क्या आप सोच सकते हैं, सिरिल रैडक्लिफ, एक ब्रिटिश वकील जो अपनी जिंदगी में इससे पहले कभी भारत नहीं आए थे, जिन्हें यहाँ की संस्कृति, यहाँ के भूगोल का कोई अंदाजा नहीं था, उन्हें दुनिया के सबसे जटिल भूगोल के बीच एक सीमा रेखा खींचने के लिए केवल 5 सप्ताह का समय दिया गया। बंद कमरों में बैठकर महज पुराने नक्शों और जनगणना के आंकड़ों को देखकर लकीरें खींच दी गईं, जिन्होंने बंगाल और पंजाब के सीने को 2 टुकड़ों में चीर के रख दिया। और सुनिए, ये बंटवारा सिर्फ जमीन का नहीं था, ये इतना बारीक और हास्यास्पद था कि आप हैरान रह जाएंगे। पैसे और कर्ज का बंटवारा हुआ, फौजियों को बांटा गया। लेकिन हद तो तब हो गई जब दफ्तर के सामान बंटने लगे। कुर्सियां, मेजें, टाइपराइटर, सब कुछ 80-20 के अनुपात में बांटा गया। मतलब लाइब्रेरी में रखी डिक्शनरी और एनसाइक्लोपीडिया तक को बीच से फाड़कर आधा आधा बांट लिया गया। क्या आप इस बात पे यकीन कर सकते हैं? और हाँ, भारत ने करेंसी छापने वाली प्रेस पाकिस्तान के साथ शेयर करने से साफ मना कर दिया था। भाग 5, द ह्यूमन कॉस्ट यानी मानवीय कीमत। दफ्तरों में बैठे नेताओं और वकीलों ने कागजों पर लकीरें तो खींच दी, लेकिन जमीन पर इसकी असल कीमत किसने चुकाई? आम इंसानों ने। चलिए अब उस कड़वे सच की ओर चलते हैं। ये वो सच है जो आज भी दर्द देता है। नए बने बॉर्डर्स के दोनों तरफ वही भूतिया ट्रेनें चल रही थीं। जब पाकिस्तान से ट्रेनें अमृतसर पहुंचती थीं तो उनमें कोई जिंदा नहीं होता था, सिर्फ लाशें होती थीं। ऐसी ही एक ट्रेन जब अमृतसर पहुंची तो उसके आखिरी डिब्बे पर खून से सना एक खौफनाक मैसेज लिखा था, पटेल और नेहरू के लिए आज़ादी का ये तोहफा है। रातों रात बचपन के दोस्त जानी दुश्मन बन गए थे। जो ट्रेनें कभी लोगों को उनके अपनों से मिलाती थीं, वो अब जिंदा ताबूतों में बदल गई थीं। तो अंत में इस पूरी त्रासदी का हिसाब क्या रहा? आंकड़े देखिए। ये दुनिया की सबसे बड़ी प्रशासनिक और मानवीय विफलताओं में से एक थी। करीब 1.5 करोड़ लोग हमेशा हमेशा के लिए विस्थापित हो गए। उन्हें अपनी जमीन, अपने घर छोड़कर भागना पड़ा। 10 से 20 लाख के बीच बेकसूर लोगों की जानें चली गईं। इतना आघात, इतनी हिंसा हुई कि उसकी कड़वाहट आज 7 दशक बाद भी हमारी रगों में महसूस की जा सकती है। तो अब ये सब कुछ समझने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। जरा सोचिए, जब राजनीतिक जिद, सत्ता का लालच और धार्मिक पहचान इंसानों के बीच नक्शे पर लकीरें खींचते हैं तो असल में पीछे क्या छूटता है? क्या ये सिर्फ एक आज़ादी का जश्न है या फिर एक ऐसा गहरा घाव जो पीढ़ियों तक कभी नहीं भरता? इस सवाल का जवाब हमें खुद तलाशना होगा। आज की इस गहरी और अहम चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतिहास के ऐसे ही किसी और दिलचस्प विषय के साथ फिर मिलेंगे।